नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सेनेट 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मतलब कि कुछ इस तरीके से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जितने क्वेश्चन हम आपको कराएंगे उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे इस बार। मतलब कि देखिए 2024 का जो एग्ज़ाम कराया गया था उसमें हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज हुआ, इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट से 24-24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने? 24 सब क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के 24-24 क्वेश्चन कराएंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमने वो करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लेना। अगर आपने नहीं देखा, देख चुके हो तो आप ये देखो, ये जो मॉडल पेपर है इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इनसे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य सभी है सिवाय की। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसिल आर ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कि ये जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है, 4 कार्य दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य नर्सिंग काउंसिल का नहीं है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल यानी कि राज्य नर्सिंग काउंसिल का। मतलब कि 3 तो काम हैं लेकिन एक काम है जो कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल नहीं करता है, तो कौन सा ये आपको बताना है। सिवाय के मतलब उसको छोड़ करके, ठीक है, एक है उसको छोड़ करके, वही बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है संस्थाओं में उचित प्रशिक्षण दिए जाने को सुनिश्चित। बी है प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदित करना। ठीक है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब कि जो नर्सिंग के कॉलेज हैं उनका अप्रूवल देना। ठीक है, उनको अप्रूव करना, उनको मान्यता देना, ये काम किसका? ये भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है, तो ये भी सही आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें वो बताना है जो नहीं है। तीसरा है सभी प्रशिक्षित नर्सों को पंजीकृत करना और प्रैक्टिस के लाइसेंस प्रदान करना। मतलब कि नर्सेज का रजिस्ट्रेशन कराना फिर उनको लाइसेंस प्रदान करना, ये भी नर्सिंग काउंसिल का कार्य है। डी जो है प्रशिक्षित नर्सों को रोजगार देना, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि राज्य नर्सिंग परिषद का कार्य सभी है सिवाय की। सिवाय की मतलब कि एक को छोड़ करके, कोई को छोड़ करके, तो डी वाले को छोड़ कर सभी कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल ये नहीं कहता है कि यहाँ पर वैकेंसी निकली आप इसमें अप्लाई कर लो। ठीक है, उनका काम कॉलेज देखना, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है या फिर नहीं हो रही ये देखना, और जो नर्सेज हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना, लाइसेंस देना, ये सारा कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉब कौन दिलाता है? जो सरकारी संस्थान हैं जिनमें नर्सेज की डिमांड होती है वो भर्ती निकालते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर भी जॉब मिलती है, लेकिन नर्सिंग काउंसिल का ये काम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को दुनिया भर में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 12 मई। 12 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे? तो मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर। ठीक है, 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिजीज? तो हेपेटाइटिस ए या फिर सी या फिर ई या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस सी, ये रक्त जनित रोग है। ठीक है, सी वाला हेपेटाइटिस सी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस सी। ध्यान रखना, हेपेटाइटिस सी वाला करेक्ट आंसर है क्योंकि सी रक्त जनित है और जबकि ए और ई जो है ये जल जनित रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दस्त से ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया इज। निर्जलीकरण को रोकना, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ठीक है, रिड्यूस मोर्टेलिटी, मतलब कि मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ठीक करना, या फिर सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये जो जितने 3 उद्देश्य दिए हैं ये सभी ORS थेरेपी देने के मुख्य उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और आप क्वेश्चन देख करके, ऑप्शन देख करके अपने मन में क्वेश्चन का सही आंसर सोच लिया करो या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शर्करा का मान यानी कि रक्त शर्करा की वैल्यू, या फिर कहने का मतलब है ब्लड शुगर का लेवल, ठीक है, उसकी वैल्यू सामान्य से ऊपर है, मतलब कि जो ब्लड शुगर है वो सामान्य से ज़्यादा, मतलब कि इतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा है,
लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है। मतलब कि शुगर लेवल का जो वैल्यू है वो गर्भावस्था के दौरान जो शुगर लेवल होता है, ठीक है, उससे नीचे है। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गर्भावस्था के दौरान शुगर लेवल हो या शुगर होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। टाइप 1 मधुमेह यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, या फिर गर्भकालीन मधुमेह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, गर्भकालीन मधुमेह। तो देखिए इससे रिलेटेड है तो याद करना भी आसान हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान जो मधुमेह होता है उसको हम गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ये कहते हैं, आप पढ़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा के संकेत और लक्षण में सभी शामिल हैं सिवाय की। देखिए सिवाय की मतलब क्या होता है, जहाँ पर लिखा होता है सिवाय की मतलब कि जितनी इनमें से चीज़ें हैं उनमें से कोई एक ऐसा है जो शामिल नहीं है, मतलब कि वो नहीं है, मतलब एक को छोड़ करके, ठीक है, ये है। तो सांस लेने में कठिनाई, बुखार, घबराहट, छाती दर्द। तो देखिए अस्थमा के संकेत में ये तीन तो हैं, एक ये घबराहट, छाती दर्द और सांस लेने में कठिनाई, लेकिन बुखार नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्किंसंस, क्या पढ़ेंगे इसको, पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण हैं। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिसीज आर, कंपन, बिगड़ा हुआ आसन संतुलन, बोलने में परिवर्तन, ये सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो सभी वाले होते हैं, मतलब कि जहाँ पर ऑप्शन डी ये दे रखा होता है ये सभी, उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनका ऑप्शन बी या फिर सी सही होता है, लेकिन अधिकतर केस में उसका डी सही होता है, ठीक है। ये देखिए मनुष्य की एक भावना है, इसको क्वेश्चन कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है ना। तो ये सभी वाला ऑप्शन तब देता है जब कुछ चांस होते हैं कि ये तीन तो नहीं होंगे, मतलब ये सभी हैं तभी, इसीलिए ये सभी वाला दे रखा होता है। तो इसी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वैसे कोई भी क्वेश्चन लगाना, भले ये वाला ऑप्शन डी वाला दे रखा हो, लेकिन देख लेना अगर ऑप्शन मतलब जो तीन दिए गए हैं वो अगर सेम है तो लगाना, वैसे मतलब तुक्का कम लगाना। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता है तब आप डी वाला लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये कंपन, बिगड़ा हुआ आसन संतुलन, बोलने में परिवर्तन, ये सभी पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी काफ़ी हद तक शरीर में निम्न में संग्रहित होता है। विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी, मतलब कि विटामिन डी जो है वो कहाँ पर स्टोर्ड होता है, मतलब कि किस में, मांसपेशियों में, या फिर वसा ऊतक में, या फिर त्वचा में, या फिर गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वसा ऊतक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वसा ऊतक, ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन सभी है सिवाय के। फिर क्वेश्चन पूछा सिवाय से रिलेटेड, सिवाय के मतलब कि इसमें से तीन ऑप्शन सही होंगे, तीन मतलब जो कथन है समझो बिल्कुल सही है इसके अकॉर्डिंग। वसा में घुलनशील सभी हैं, मतलब कि तीन मैच करते हैं, सही हैं, ठीक है, लेकिन एक है जो कि गलत है, लेकिन वही उसी को आपको बताना, वही आपके लिए सही हो जाएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन सभी है, कौन सा, विटामिन ए, ये भी वसा में घुलनशील है। विटामिन सी, जैसा कि हमने आपको पहले बायोलॉजी में भी बताया था, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी, और जितने बचते हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। तो विटामिन सी क्या है, ये वसा में घुलनशील नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन सभी हैं सिवाय के, मतलब कि एक को छोड़ करके, कौन से छोड़ करके, यही विटामिन सी को छोड़ करके। अगर यहाँ पर बी दे रखा होता तो बी हम टिक करते, ठीक है। तो बी और सी, ये बी एंड सी जो हैं ये वसा में घुलनशील नहीं, ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। विटामिन ई, के, ए, ये और ये तीनों वसा में घुलनशील हैं, लेकिन विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है राइबोफ्लेविन की कमी का नैदानिक संकेत है, मतलब कि राइबोफ्लेविन की कमी अगर होती है तो क्या होता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, या फिर कनिनिका शोथ, या फिर पैलाग्रा, या फिर सूखा रोग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ठीक है, ये वाला करेक्ट आंसर है, ए वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है, मतलब कि विटामिन सी का सबसे
रिचेस्ट सोर्स क्या है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आंवला। ठीक है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, नींबू ये भी गलत होगा, ऑरेंज टमाटर गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, थियामिन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न होता है, क्या होता है? वो होता है कार्डियक बेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने हेतु की गई गहन जांच को निम्न कहा जाता है। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रोगी द्वारा प्राप्त समग्र नर्सिंग देखभाल, मतलब कि एक रोगी की देखभाल की गई है, ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करने की जो गहन जांच है उसको क्या कहते हैं? उसको नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं, या फिर नर्सिंग ऑडिट कहते हैं, या फिर क्लिनिकल ऑडिट कहते हैं, मतलब कि चिकित्सीय ऑडिट कहते हैं, या फिर नर्सिंग असेसमेंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नर्सिंग ऑडिट कहते हैं उसको। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है। अनिद्रा शब्द का अर्थ है, एक रोगी को अनिद्रा होने का निदान किया जाता है, अनिद्रा शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर बताना है अनिद्रा जो वर्ड है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? सोचने में असमर्थता, या फिर चलने फिरने में असमर्थता, या फिर इनएबिलिटी टू ईट, मतलब कि खाने में असमर्थता या फिर सोने में असमर्थता। देखिए, अगर कोई आपसे कहता है मुझे अनिद्रा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? उसको नींद सही से नहीं आ रही, उसको नींद में दिक्कत है, नींद नहीं आती है, सोने में दिक्कत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर डी, सोने में असमर्थता यानी कि इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब कि वो सोने में एबल नहीं है, समर्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय कि, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट ए पर्सन्स ब्लड प्रेशर और ऑल एक्सपेक्ट, मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मतलब कोई व्यक्ति है, उसका जो ब्लड प्रेशर है, ठीक, रक्तचाप जो है, उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें से 3 कारक हैं लेकिन एक नहीं है, सिवाय कि मतलब का छोड़ करके, किसी को छोड़ करके। तो इनमें से कौन सा जो है उसको छोड़ करके सभी कारक हैं जो कि ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो पहला है स्ट्रोक की मात्रा, स्ट्रोक वॉल्यूम, बी है सिरा परक्ष वापसी, ठीक है, तीसरी सी है हृदय की दर, डी है सामान्य वजन। तो देखिए ये जो 3 चीज़ें हैं ना, 3 ये वे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं, और जो सामान्य शरीर का वजन है, नॉर्मल बॉडी वेट है, ये ब्लड प्रेशर को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि टी का अर्थ है गुणे का निशान और यू का अर्थ है माइनस का निशान और एक्स का अर्थ है भाग का निशान और डब्ल्यू का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा? किसका? इसका वैल्यू निकालना है। दे रखा है क्वेश्चन में 50x2, देखिए यहाँ पर गुणे का निशान नहीं है, यहाँ पर x है, 50x2 W 28 T4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखिए जो हमको दे रखा उसी से हल करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर 50, ठीक है, और x का वैल्यू क्या है? x का अर्थ है भाग का निशान, तो भाग का निशान लगा लेते हैं, ठीक है, फिर 2 को ऐसे लिख लेते हैं, फिर W का अर्थ दे रखा है प्लस, ये लिख लेते हैं हम, और फिर ब्रैकेट वैसे ही, और 28 जो लिखा है क्वेश्चन में ये यहाँ पर 28 लिख लेते हैं, और T का अर्थ दे रखा है गुणे का निशान, तो गुणे का निशान लगा लेते हैं, और 4 दे रखा है, 4 को लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। सॉल्व करोगे इसको, 50 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब कि 50 को 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये 25 हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 28 को 4 से गुणा करते हैं, 4 और 32 के 2 हासिल लगा 3, ठीक है, 3 हासिल होगा ये, और 4 दूना 8, 3 और 11, ठीक है, 112 ये हो गया। तो 25 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 137, ठीक है, 5 और 2 7 और 11 2 13, ठीक है, 137 137, ठीक है, 137 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट है इसका, 137। इस तरीके से सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में रमेश को HCEMAR लिखा जाता है तो उस भाषा में क्रिएट को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश को अगर उल्टा करके ऐसे लिखा जाता है, मतलब कि रमेश के जो अक्षर हैं, है ना, जो लेटर हैं उनको उल्टा करके लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, तो क्रिएट को उल्टा करोगे तो क्या होगा? तो देखिए जैसे इसको उल्टा किया है बिल्कुल वैसे उल्टा कर देते हैं, इधर का उधर उधर का इधर। देखिए मतलब कि जो पहले था उसको बाद में, जो बाद में था उसको पहले, ऐसे करना है। तो क्रिएट
जो यहाँ पर ई जो है ना, ये सबसे बाद में लिखा है, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ई लिख लिया हमने, ठीक है। फिर टी लिखा है ये, उसके बाद टी को लिख लेते हैं, फिर हम ए को लिख लेते हैं इधर से, और उसके बाद क्या आएगा, ये ई को लिख लेते हैं, राइट। ई लिख लिया हमने, फिर हम आर लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, सी है, उधर सी लिख लिया। तो क्या होगा, ETAERC। तो किस ऑप्शन में ये है, ETAE, ये इसमें नहीं है, देखिए ETAERC, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बहुत ईजी है, इसको उल्टा करके लिख लो, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विषम शब्द को खोजो या फिर खोजें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमको एक ऑड वर्ड ढूंढना है जो इस ग्रुप से नहीं, मतलब कि यहाँ पर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो एक जैसी हैं, एक ग्रुप से आते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि उस ग्रुप की नहीं है, मतलब कि वो विषम है, वो अलग है। तो उसको बताओ। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आई, और बी वाला ऑप्शन है जे, और सी है के, डी है एल। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आई। ऐसा क्यों, क्योंकि आई जो है एक वोवेल है, ठीक है, वो आई क्या है, एक स्वर है, जबकि जे, के, एल ये सभी क्या हैं, व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, इसीलिए। तो ये कॉन्सोनेंट जो हैं वो एक जगह के हैं, सब एक ग्रुप से आते हैं, जबकि आई अपने जो वोवेल्स है, ठीक है, जो स्वर हैं वहाँ से आता है, और उनके लिए देखिए आई के अलावा यहाँ पर कोई स्वर तो है नहीं, आई अकेला है ना, ये ग्रुप में है। तो क्वेश्चन कह रहा था उस विषम शब्द को खोजो या फिर खोजे जो समूह से संबंधित नहीं है। तो आई नहीं संबंधित है इनसे, ये अलग है, ये अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, यानी कि वोवेल्स होते हैं, कौन कौन से, AEIOU, ठीक है, ये वोवेल्स होते हैं, और बाकी सभी व्यंजन जो हैं वो व्यंजन होते हैं, जितने अक्षर होते हैं बाकी सभी वो सभी व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बी से लेकर ये जेड तक का ये, ठीक है, BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ ये सभी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ये AEIOU ये क्या है, वोवेल्स हैं। तो जब आपने ये पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, तो अगर बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप लगा सकते हो, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य है, तो मतलब किस क्षेत्र में एक अच्छे कार्य है, तो यानी बहुत अच्छा कार्य किया है, ठीक है। तो कौन से क्षेत्र में ऐसा कार्य करते हैं, तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है किस क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर पर्यावरण अध्ययन या फिर साहित्य एवं पत्रकारिता या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझ, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, साहित्य एवं पत्रकारिता। इस क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, इससे सम्मानित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, पेरिस में या फिर फ्रैंकफर्ट में, और जिनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जिनेवा में। करेक्ट आंसर सी वाला, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बंदरगाह को, किस पोर्ट को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। विच पोर्ट इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। तो करेक्ट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है वाईजैंग बंदरगाह, या फिर पारादीप बंदरगाह, या फिर कोची बंदरगाह, या फिर मुंबई बंदरगाह यानी कि मुंबई पोर्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोची बंदरगाह, ठीक है। तो जो कोची पोर्ट है इसको अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एक्सरे की खोज की है। मैरी क्यूरी, या फिर जे थॉमसन, या फिर WC रोएंटजन, या फिर जेम्स चाडविक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला है, WC रोएंटजन। इन्होंने 1895 में एक्सरे की खोज की थी, एक्सरे नाम दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन का प्रमुख कारण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जीरोप्थैलेमिया, या फिर रतौंधी, या फिर अंधापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जीरोप्थैलेमिया, ठीक है। ये होता है इसका मेन कारण, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये जीरोप्थैलेमिया एक ऐसी आंखों की बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। यह बीमारी आंखों में सूखापन, रतौंधी और बाद में पूर्ण अंधेपन तक कारण बन सकती है, खासकर बच्चों।
तो यही कारण है कि इसे पोषण जन्य अंधापन यानी कि न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, रेस्तरां में एक व्यक्ति खाना खाते समय अचानक गिर जाता है, दम घुटता है, वह मार्ग साफ करने की आदर्श विधि है। तो ऑप्शन नंबर ए है जबड़े पर जोर देना, मतलब क्या करोगे, जबड़े पर जोर दोगे, या फिर सिर को झुकाना और ठोड़ी को ऊंचा कराना, ठीक है, या फिर ऊंचा उठाना। सी है हिमलिच तकनीक यानी कि हिमलिच मैनोवर, या फिर वलसलवा मैनोवर यानी कि वलसलवा विधि। तो कौन सी विधि का यूज करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी हिमलिच तकनीक कहें या फिर कहें हिमलिच मैनोवर का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके 24 क्वेश्चंस जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब कि जो पेपर बनेगा उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछे जा सकते हैं। ये मॉडल पेपर है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल यही आएगा, लेकिन हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस आएँ। जो इंपॉर्टेंट लगे थे वो हमने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया है, लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, क्लिक करके ले सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है।